गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करेंगे दूसरा भाग एफ ब्लॉक एलिमेंट। पहले परिभाषा, ऐसे तत्व जिनके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन n-2 F कक्षक में भरे जाते हैं, अर्थात इन तत्वों के बाहरी 3 कक्ष अपूर्ण होते हैं। आपको S और P ब्लॉक में देखा होगा केवल बाह्य कोश ही अपूर्ण होता है। S ब्लॉक में बाह्य कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन, उपांत्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। P ब्लॉक में बाह्य कोश में 3 से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, केवल उसमें भी एक कोश अपूर्ण होता है। और D ब्लॉक में आपने देखा कि बाह्य 2 कोश अपूर्ण है, यानी बाह्य कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन और उपांत्य कोश में 9 से 18 इलेक्ट्रॉन, जबकि F ब्लॉक में बाहर से 3 कोश अपूर्ण होते हैं। बाह्य कोश, उपांत्य और आंतरिक उपांत्य 3 कक्ष अपूर्ण होते हैं, और इनमें इलेक्ट्रॉन n-2 F कक्षक में लगातार 14 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन F उपकोश में भरे जाते हैं, इसीलिए इन्हें F ब्लॉक तत्व कहते हैं। देखिए, जैसे ये नाभिक तत्व का पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, और तीसरे में 18, आठ, 9, 10, और चौथे में क्या होता है, यहाँ 19 से 32 होते हैं इलेक्ट्रॉन। इसमें 9 इलेक्ट्रॉन और बाहर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी बाहर तो होते हैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 9, इसमें 19 से 32 2। यानी कि इसमें जैसे Ce पहला तत्व होता है, सीरियम में 58 होता है, 2, 8, 18, 19, 9, 2, यानी कि बाह्य कोश में होने चाहिए थे 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हैं। उससे अंदर वाले में होने चाहिए 18, यहाँ 9 ही है, यहाँ होने चाहिए 32 या 19 है। तो इन तत्वों में ये जो कोश है तीसरा n-2, इसमें F में लगातार 1 से 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और चूंकि ये नाभिक के निकट होता है, D ब्लॉक D कक्षक से नीचे, या पहले यहाँ क्या होता है, D यहाँ होता है, तो SP यहाँ हो जाएगा, D है ना, और यहाँ F क्या है, नाभिक के निकट है, यानी संक्रमण से भी ये नाभिक के निकट है, तो इसका नाम दिया गया अंतः संक्रमण। यानी कि F ब्लॉक तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व भी कह देते हैं। कारण है कि इनमें F जो कोश है वो D कोश से भी नीचे, अर्थात नाभिक के निकट F कोश होता है, इसलिए इन्हें अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं। एक नाम और इनका दुर्लभ मृदा तत्व, क्योंकि ये केवल भूमि में मृदा में बहुत ही कम मात्रा में खनिज, जो मृदा ऑक्साइड होते हैं एक प्रकार के, तो मृदा ऑक्साइड के रूप में कम मात्रा में पाए जाने के कारण इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। तो F ब्लॉक, अंतः संक्रमण और मृदा तत्व, इन तत्वों की संख्या है 28।
ये तत्व संख्या में 28 है। जो दो, एक होती है लैंथेनाइड, एक होती है एक्टिनाइड। यानी कि लैंथेनाइड इसमें 14 तत्व है और 14 किसमें होते हैं, एक्टिनाइड में है। और इन दोनों ही श्रेणियों को आपने आवर्त सारणी देखी होगी, उसमें 7 आवर्तों में जगह नहीं है। इनका स्थान 6 और 7वें आवर्त में होना चाहिए था, लेकिन इन्हें आवर्त सारणी के नीचे 2 श्रेणियां दी हुई है। एक में लिखा हुआ है लैंथेनाइड, एक में लिखा हुआ है एक्टिनाइड। ये शुरू होती है लैंथेनम के बाद, ये होती है एक्टिनियम के बाद। ये होता है 57, ये होती है 89। तो लैंथेनाइड में पहला तत्व होता है Ce58 और लास्ट में होता है Lu71, जबकि एक्टिनाइड के अंदर Ac के बाद TH90 से शुरू होती है और Lr103। ये संख्या इनकी 14 है। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2 F0 से 14 n-1 D0 से 1 ns2, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब इसमें 4f होता है लैंथेनाइड के लिए। अब क्या आ जाएगा, Xe 4f 1 से 14 5D 0 से 1 6x2। और एक्टिनाइड होती है 5f सीरीज, इसमें होता है रैंडोन 5f 1 से 14 6D 0 से 1 और 7s2। तो मैंने आपके सामने 3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिए हैं। वो इसलिए अगर पूछ ले दुर्लभ मृदा तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या अंतः संक्रमण तत्व का विन्यास या एफ ब्लॉक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तब तो ये ऊपर वाला विन्यास आ जाएगा। अगर आज व्यक्तिगत रूप से लैंथेनाइड के लिए ये होगा और एक्टिनाइड के लिए ये होगा। दोनों के 14 तत्वों के विन्यास बुक में दिए हुए हैं। वैसे आपके विन्यास बनाना आता नहीं है, फिर भी आप चाहे तो इनके विन्यास मैंने +1 में ही आपको बनाए थे और बुक की सहायता लेकर इनके विन्यास आप बना सकते हैं, लेकिन बनाने की ज़रूरत नहीं है। परीक्षा में विशेष इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से कोई विन्यास नहीं पूछा जाता है। इसमें इन तत्वों की खास बात पूछते हैं, एक तो ऑक्सीकरण अवस्था पूछेंगे और एक इनका लैंथेनाइड संकुंचन उपयोग और दोनों श्रेणियों में समानता और असमानता, 2-3 बातें इसमें है। तो पहली बात होगी इसकी परिभाषा। नंबर 2 मैंने बताया कि 3 नाम है इनके, तत्व 28, 2 श्रेणियां लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। लैंथेनाइड को 4f श्रेणी कहते हैं, एक्टिनाइड को 5f श्रेणी कहते हैं। इसको क्यों कहते हैं लैंथेनाइड, क्योंकि ये श्रेणी लैंथेनम के बाद शुरू होती है और एक्टिनाइड में Ac के बाद शुरू होती है। पहले और अंतिम तत्व को याद रखना है। लैंथेनाइड में पहला सीरियम है और उसमें क्या है, अंतिम क्या ल्यूटेशियम है। और एक्टिनाइड में पहला TH90 थोरियम है और वो क्या है, लॉरेंशियम। एक्टिनाइड सारे तत्व 14 क्या संश्लेषित है, यानी कि मानव निर्मित है, रेडियोधर्मी है। और जो एक्टिनाइड है उसमें एक तत्व ऐसा है PM प्रोमेथियम, वो एक रेडियो
धर्मी है और सारे सारे क्या सामान्य है, तत्व है, और इनके गुण धातुओं की भांति ही होते हैं। इसलिए अंतर संक्रमण, क्योंकि संक्रमण तत्व धातुएं होती है, उन्हीं के अनुरूप इनमें गुण होते हैं, वो धातुओं के रूप में ही गुण होते हैं इनके। तो पहले हम लेंगे लैंथेनाइड। तो लैंथेनाइड की सामान्य बात आपको बता दी गई है। इसमें एक याद रखना है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अभी मैंने बताया कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Xe4F1 to 14 या 0 भी लिखा हो सकता है, 5D0 से 1 6X2, ये विन्यास है। और ये तत्व ऑक्सीकरण अवस्था इन तत्व मुख्य क्या होती है, +3। आप बुक देखना, उसमें सभी तत्वों में ऑक्सीकरण संख्या क्या है, +3। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन तो छठे S के दोनों दे देता है, उसके अलावा 1 इलेक्ट्रॉन D और 1 F में से लेकर +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। D तो केवल 3 ही तत्वों में है, एक तो ल्यूटेशियम है, एक Gd एसीरियम, यानी कि Gd गैडोनियम, और ल्यूटेशियम में क्या होता है 5D का इलेक्ट्रॉन लेते हैं, और बाकी सभी तत्वों में F कोष का इलेक्ट्रॉन लेकर ये सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 दर्शाते हैं। नंबर 3 इसे कहते हैं सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था। तो एक बात याद रखेंगे, ये 14 तत्व है, 4F श्रेणी है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके सामने है। थर्ड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3। यहाँ 3 कैसे हुई, 2 इलेक्ट्रॉन तो आगे S उपकोष के, जिन तत्वों में D होता है, 3 तत्वों में D है, उन 3 में से एक D का हो गया 3 होगी, जहाँ D नहीं है वहाँ क्या F इलेक्ट्रॉन अपना त्याग देता है। तीसरा पॉइंट है असामान्य ऑक्सीकरण अवस्था। क्या लैंथेनाइड जो तत्व होते हैं +3 O के अलावा +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं, इसे क्या कहते हैं, असामान्य ऑक्सीकरण अवस्था। तो यहाँ बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि असामान्य ऑक्सीकरण अवस्था किसे कहते हैं, किस प्रकार के तत्वों में यह पाई जाती है। लैंथेनाइड श्रेणी में असामान्य ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है, इसका मान +2 और +4 होता है। कारण कि इनमें 4F0, 4F7 और 4F14 अगर S इलेक्ट्रॉन त्यागने पर ऐसी स्थिति आ जाए जहां 4F रुकता है, 4F अर्धपूरित है और 4F पूरित है, ऐसी स्थिति अगर आ जाती है तो वो असामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है और इनका स्थायित्व ज़्यादा होता है। जैसे Ce+4, इसका Z58 होता है, इसका Xe 4F1 5D1 6X2, ये इसका विन्यास होता है C का। तो ये क्या है, Ce+4 में क्या हो जाएगा, इसमें Xe 4F1 या 0 हो जाएगा, 5D भी 0, 6S भी 0, यानी 4F0 विन्यास के कारण Ce+4 का जो विन्यास अस्थायी हो जाता है, इसलिए ल्यूटेशियम क्या होता है, ल्यूटेशियम का बेहतर होता है
71 होता है, Xe4F14 5D1 6S2। तो ल्यूटेशियम में भी क्या होता है, ये केवल S के 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, जिससे क्या बन जाता है इसका Lu+2 क्या हो जाएगा Xe4F14 और 5D06S0, यानी 4F14 जो कि एक स्थायी विन्यास होता है, इस कारण +2 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है। ऐसे ही ये ट्रिबियम वो भी क्या होता है, इसका 4F7 विन्यास हो जाता है। तो अगर पूछ ले कि लैंथेनाइड तत्वों की असामान्य ऑक्सीजन अवस्था कौन कौन सी होती है, +2 और +4 क्यों होती है, कि इस स्थिति में इनका विन्यास 4F0 4F7 4F14 हो जाता है, जो कि एक स्थायी विन्यास है। यही कारण है कि ये असामान्य ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। चौथा है रासायनिक गुण। चूंकि ये क्या होता है, जो लैंथेनाइड है आसानी से 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर +3 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाते हैं। इस कारण ये धातुओं की भांति क्रिया करते हैं और अपचाय के रूप में कार्य करते हैं, जिनकी पाठ्यक्रम में कोर्स में नहीं है अपने, फिर भी 3-4 क्रिया दी गई है, हाइड्रोजन से, जल से, हेलोजन से। लेकिन आपको सिर्फ ये बताना है कि ये इनको Ln से व्यक्त करते हैं और इनकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। तो वही जैसे क्रिया धातु करते हैं ना, ऑक्सीजन से आप बनाते हैं ऑक्साइड, तो लैंथेनाइड ऑक्साइड हाइड्रोजन से, हाइड्राइड कार्बन से, कार्बाइड जल से, H2 गैस, ये भी H2 गैस बढ़ाते हैं। मुख्य बात इसमें आती है लैंथेनाइड संकुचन। लास्ट आप गए, लैंथेनाइड संकुचन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में इसी में से मोस्टली पूछा जाता है। संकुचन मतलब होता है सिकुड़ना। तो यहाँ सिकुड़ने से मतलब क्या होता है कि हम लैंथेनाइड श्रेणी क्या जाते हैं, बाएं से दाएं चलते हैं, तो आवर्त में बाएं से दाईं ओर चलते हैं तो क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है और परमाणु आकार में कमी आती है। लेकिन लैंथेनाइड में क्या, हम बाएं से दाएं बढ़ेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आकार में या बहुत अधिक मात्रा में आकार छोटा होता है, जिसे लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। मतलब अभी आपने विन्यास देखा था कि इनके दूसरे उपांत्य कोश में इलेक्ट्रॉन लगातार F कोश में भरे जाते हैं, जो नाभि के निकट होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इनका जो परीक्षण प्रभाव है बहुत कम, क्योंकि नाभि के निकट है, 2 कोश और है। इस कारण इन इलेक्ट्रॉनों से उत्पन्न आवरणीय प्रभाव तो कम होता है, इन पर प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ती जाती है, इनका आकार में लगातार कमी आ जाती है। इसी क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड संकुचन। लैंथेनाइड श्रेणी में बाईं से दाईं ओर बढ़ते हैं, इनके आकार में क्रमिक कमी आती है, क्योंकि इनका विन्यास क्या है, N-2 F1 से 14 N-1 D01 और NS2, यानी कि 30 बार से तीसरा कोश F है, और जो क्या है नाभिक के निकट है। जो F कोश में इलेक्ट्रॉन जुड़ते जाएंगे, नाभिक का प्रभावी आकर्षण बढ़ता जाएगा और वो आकार को छोटा करता जाएंगे,
और इसका नाम दिया गया लैंथेनाइड संकुचन। और इसका प्रभाव क्या है? 5D श्रेणी का आकार लगभग क्या होता है? समान, आकार समान, जबकि आकार 5D का बड़ा होना चाहिए। लेकिन 4D और 4D के बाद में F कोश में इलेक्ट्रॉन भरने के कारण आकार में इतनी कमी आ जाती है कि 5D आकार लगभग बराबर हो जाता है। तो आ जाता है कि कारण बताइए 4D और 5D संक्रमण श्रेणी के तत्वों का आकार लगभग समान। उत्तर लिखेंगे लैंथेनाइड संकुचन के कारण। और दूसरा, जैसे AG और AU 47 और AU होता है 79, यानी ये आता है 4D में और ये आता है 5D में। इनके आयनन ऊर्जा क्या होती है? लगभग समान होती है। आयनन ऊर्जा आ जाता है कारण। कारण बताइए AG और AU की आयनन ऊर्जा लगभग समान का होती है, कारण लैंथेनाइड संकुचन। और तीसरा इनका उपयोग है लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति। हाइड्रोक्साइड क्षारीय, यानी पहला क्या होता है? सीरियम हाइड्रोक्साइड, लास्ट होता है ल्यूटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो चूंकि जब आकार में कमी आ जाती है तो क्षार की प्रबलता घट जाती है, क्योंकि जितना आकार छोटा होगा OH है वो बड़ी मुश्किल से प्राप्त होंगे, जबकि C आकार बड़ा होने के कारण इसके हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? प्रबल क्षारीय होते हैं, और ल्यूटेशियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षारीय है। तो आ जाता है कारण बताइए सीरियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षारीय और ल्यूटेशियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल। उत्तर क्या आएगा? लैंथेनाइड संकुचन। और चौथा है लैंथेनाइडों का पृथक्करण, क्योंकि इनके रासायनिक गुण लगभग समान होने के कारण इनको पृथक करने के लिए लैंथेनाइड संकुचन का उपयोग करते हैं। तो आ जाता है कि लैंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं? दो प्रभाव लिखिए, परिभाषा बताई दी कि लैंथेनाइडों के आकार में क्रमिक परिवर्तन को लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। इसका प्रभाव क्या है? 4 है लैंथेनाइड का पृथक्करण। नंबर 2, 4D 5D श्रेणी का आकार लगभग समान। नंबर 3, हाइड्रोक्साइड की प्रकृति। और नंबर 4, पृथक्करण हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, और AG और AU की आयनन ऊर्जा लगभग समान होती है। इसके क्या हो गए? प्रभाव। उसके बाद है लैंथेनाइडों के उपयोग। ये 5-4 उपयोग किताब में दिया हुआ है। खास उपयोग क्या होता है? मिश्र धातु। क्या होता है? मिश्र धातु। तो अब धारे के एक होता है मिश्र धातु, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मिश्र धातु, देखो मिश्र धातु क्या होती है? सामान्य 2 या 2 से अधिक धातु, जैसे लैंथेनाइड वो संक्रमण है या क्षार मध्य है। सामान्य धातुओं का जो मिश्रण है वो तो क्या होता है? मिश्र धातु। लेकिन मिश्र धातु ऐसी मिश्र धातुओं का मिश्रण जिनमें लैंथेनाइड हो, यानी लैंथेनाइड तत्वों से बनी मिश्र धातु को क्या कहते हैं? मिश्र धातु। और मुख्य धातु क्या होती है? Ce। 40% क्या होता है? सीरियम होता है। तो यहाँ ये बात आ जाती है कि मिश्र धातु किस तत्व से बनती है? ये लैंथेनाइड से बनती है। इसके अलावा 2-4 उपयोग और दिए इसके, कि कुछ ऐसे लैंथेनाइड है जो आंखों की जो लेंस से बनाने में काम आते हैं, कोई अनुमापन में काम आता है। तो 2-3 बातें आप देख लेंगे। उसके बाद आता है एक्टिनाइड। तो यहाँ क्या आ जाएगा? विन्यास में Rn आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? 5, यहाँ 6 और यहाँ 7। यानी कि
14 तत्व होते हैं। एक्टिनाइड में थोरियम 90 से Lr 103 तक है। इनका सामान्य विन्यास Rn5f1 से 14 6d01 7s2 होता है। और इसमें खास बात क्या है तो विन्यास है, एक ऑक्सीकरण अवस्था, इनकी भी ऑक्सीकरण अवस्था +3 और +4 के अलावा +2 +5 +6 +7 भी होती है। यानी एक्टिनाइड में लैंथेनाइड की अपेक्षा अनेक ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं। तीसरी बात, यहाँ था लैंथेनाइड स्कुंचन, यहाँ आएगा एक्टिनाइड स्कुंचन। कि लैंथेनाइड की भांति एक्टिनाइड श्रेणी में भी बाएं से दाएं बढ़ते हैं, तो क्यों इलेक्ट्रॉन 5f उपकोष में बढ़ते हैं, जो नाभिक के निकट होने के कारण नाभिक का प्रभावी आकर्षण बढ़ता जाता है और ये आकार में लगातार कमी आती रहती है। इसे क्या बोलते हैं, एक्टिनाइड संकुचन। और इसमें लास्ट में दोनों श्रेणियों में समानता और असमानता। समानता क्या है, एफ ब्लॉक तत्व है। नंबर 2, दोनों ही श्रेणियों को अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। नंबर 3, दोनों श्रेणियों को आवर्त सारणी में स्थान नहीं दिया गया है। और नंबर 4, दोनों श्रेणी सामान्य +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है। अब आती है असमानताएं। तो असमानता में क्या है कि लैंथेनाइड को 4f श्रेणी कहते हैं, एक्टिनाइड को 5f श्रेणी कहते हैं। नंबर 2, लैंथेनाइड की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है, जबकि एक्टिनाइड की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 के अलावा +2 +4 +5 +6 +7 होती है। नंबर 3, लैंथेनाइड सामान्य तत्व होते हैं, जबकि एक्टिनाइड रेडियोधर्मी तत्व है। यानी 14 के 14 तत्व मानव निर्मित है और संश्लेषित है और सारे रेडियोधर्मी है। हाँ, केवल और केवल एक ही लैंथेनाइड PM प्रोमेथियम क्या होता है, रेडियो एक्टिव तत्व है। इसके अलावा इनमें एक अंतर और दे सकते हैं कि लैंथेनाइड से बनी धातु मिश्र धातु कहते हैं, जबकि एक्टिनाइड की धातुओं को विशेष नाम नहीं दिया गया है। हाँ, एक बात याद रखेंगे, पार यूरेनियम तत्व, पार यूरेनियम यानी यूरेनियम में 92 होता है, यहाँ किस में आएगा, एक्टिनाइड में। उसके बाद ये जो तत्व है सारे क्या कहलाते हैं, पार यूरेनियम। यानी कि यूरेनियम के बाद शुरू होते हैं परा या पार यूरेनियम तत्व कहते हैं। इनकी 2 विशेषता है, तो क्या, नंबर 1 मानव निर्मित है और नंबर 2 रेडियोधर्मी है। तो ये था एफ ब्लॉक एलिमेंट। यानी इस पाठ में डी और एफ एलिमेंट था। इसमें से 3 नंबर के एक नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे और इसमें बुक में जो क्वेश्चन दिए हैं वो ध्यान से करना। जो नहीं आएगा, जब स्कूल लगेगा तब आपको करा दिया जाएगा। ये आपकी इकाई पूरी हुई, कल कराएंगे उपसय संयोग यौगिक। थैंक यू।